नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम पिछली 2 क्लासों में लड़कियों की शिक्षा, जेंडर आधारित भेदभावों का सामना और महिलाओं का सर्वांगीण विकास के बारे में पढ़ रहे थे। उसी बात को जारी रखते हुए लड़कियों की शिक्षा और जेंडर आधारित भेदभाव और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के बारे में भारत में बनी विभिन्न जो समितियां हैं उनकी क्या राय है, उन्होंने जो भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की है उसमें क्या क्या सुझाव दिए हैं, क्या क्या संस्तुतियाँ दी है, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लड़कियों की शिक्षा, जेंडर आधारित भेदभाव का सामना और महिलाओं का सर्वांगीण विकास। इससे संबंधित पूर्व में हमने 2 लेसन पढ़े थे जिसमें भारत सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न नीतियाँ, और लास्ट लेसन में हमने भारत सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न जो कमीशन है या आयोग है उनकी क्या क्या सुझाव और सिफारिशें थी, इनको देखा था। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा बनाई गई समय समय पर जो महिला शिक्षा से संबंधित समितियां हैं उनके प्रमुख सुझाव क्या क्या थे और उससे महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुई, उन्नति हुई, सुधार या संशोधन हुआ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पूर्व हम संक्षेप में ब्रिटिश कालीन शिक्षा के बारे में देखेंगे जिनमें महिला शिक्षा के बारे में क्या क्या प्रयास किए गए थे। तो अंग्रेज़ों के भारत आगमन से पूर्व स्त्री शिक्षा के लिए हमारे देश में कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी और उसकी शुरुआत सबसे पहले 1820 ईस्वी में लेडी एमहार्ट समिति के अध्यक्षता में एक गठित की गई समिति थी जिसने महिला शिक्षा के बारे में काफ़ी सुझाव दिए। इससे पूर्व 1813 में जो आज्ञापत्र आया था उसके द्वारा भी स्त्री शिक्षा की वकालत की गई तथा जो ईसाई मिशनरीज हैं वो इस हेतु धार्मिक प्रचार प्रसार के अप्रत्यक्ष उद्देश्य से प्रयास आरंभ करने लगे। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण है भारत में शिक्षा के विकास में एक माइलस्टोन है मैकाले मिनट्स, मैकाले का प्रतिवेदन जो 1853 का है। इस प्रतिवेदन ने अंग्रेजी शासन की सामाजिक प्रतिस्थापना के लिए जो अंग्रेजी शिक्षा है उसको प्रसारित करने की मुख्य रूप से सिफारिश की थी और इसमें भी स्त्री शिक्षा के उत्थान हेतु मुख्य रूप से व्यवस्था करने पर बल दिया गया। इसके बाद में भी जो स्त्री शिक्षा है वो तीव्र गति से विकास नहीं करने लगी और मंद गति से प्रगतिरत रही, जिसे गति देने के लिए वर्ष 1854 में एक हंटर कमीशन आया था भारत में। उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन की जो सिफारिशें थी उनका प्रभाव स्त्री शिक्षा के प्रसार पर मुख्य रूप से पड़ा और इस दिशा में एक प्रयास 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा भी किया गया। और ये जो भारतीय शिक्षा आयोग है 1882 का, इसका सुखद परिणाम ये रहा कि देश भर में 12 कॉलेज और 437 सेकेंडरी और 5628 प्राइमरी स्कूलों में से 1253 महिला शिक्षालयों के रूप में प्राप्त हुआ। यानी जो जितनी भी कॉलेज खुली, सेकेंडरी स्कूल खुली, प्राइमरी स्कूल खुली, उनमें कुल मिला के 1253 महिलाओं की स्कूल्स खुली और इसमें महिला अध्यापकों के लिए प्रथम प्रशिक्षण संस्थान की भी स्थापना के रूप में प्रयास किया गया। देखते हैं इसके बाद में और क्या क्या प्रगति हुई। तो सबसे पहले हम देखेंगे दुर्गाबाई देशमुख समिति, जिसे हम राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति भी कहते हैं, जिसका गठन भारत सरकार द्वारा 1958 में किया गया। तो देखते हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा समिति या दुर्गाबाई देशमुख समिति की क्या क्या सिफारिशें थी। तो भारत सरकार ने स्त्री शिक्षा पर विचार करने के लिए दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया और इस समिति का कार्य मुख्य रूप से स्त्री शिक्षा के प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों में सुझाव देना था। अब प्राथमिक शिक्षा में अध्यापकों की जो है कमी थी, तो इसको देखते हुए 1859 में
समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और इस प्रतिवेदन में समिति ने क्या क्या सुझाव रखे उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले सुझाव दिया था कि कुछ समय के लिए लड़कियों की शिक्षा को विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार किया जाए और आने वाले वर्षों में उचित धन की व्यवस्था की जाए ताकि प्राथमिक और जो माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए अधिक शिक्षा संबंधित सुविधाएं प्रदान की जा सके। अगली सिफारिश किया कि केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए और इससे संबंधित जो कार्यक्रम हैं उनके लिए कुछ विशिष्ट इकाइयां बनाई जाए और साथ ही प्रत्येक राज्य में राज्य महिला शिक्षा परिषद हो। जैसे केंद्र के लिए कहा गया है कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद हो, उसी प्रकार से राज्य में राज्य स्तर की राज्य महिला शिक्षा परिषद हो और लड़कियों की शिक्षा के लिए पृथक रूप से एक निदेशालय हो। सुखद बात ये रही कि इस समिति की जो सिफारिशों के आधार पर 1859 में राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना हो गई और शिक्षा मंत्रालय में स्त्री शिक्षा की जो समस्याएं हैं उन पर विचार करने के लिए एक पृथक इकाई भी नियुक्त की गई। इस प्रकार से जो दुर्गाबाई देशमुख समिति है उसकी अधिकांश जो सिफारिशें हैं उनको भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और उस पर कार्य किया गया। नेक्स्ट है हंसा मेहता समिति 1962 की। तो केंद्र सरकार ने बड़ौदा के महाराजा जीवाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय की जो वाइस चांसलर थे हंसा मेहता जी, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और लड़के और लड़कियों के पृथक पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं संभावना पर विचार करने के लिए कार्य प्रारंभ किया। समिति ने काफ़ी विचार विमर्श के पश्चात ये तय किया कि हम जिस लोकतांत्रिक और समाजवादी ढंग के समाज की कल्पना करते हैं उसमें शिक्षा का रूप व्यक्तिक योग्यता, भाव और अभिरुचियों पर निर्भर होगा जिसका लिंग से कोई संबंध नहीं है। इसलिए ऐसे समाज में शिक्षा के पाठ्यक्रम में लिंग के आधार पर भेदभाव करना आवश्यक नहीं है। लेकिन इसके साथ ही समिति ने यह भी स्वीकार किया कि इस प्रकार के समाज के निर्माण में अभी काफ़ी देर लगेगी और इस संक्रांति काल में हमें लड़के और लड़कियों के बीच मनोवैज्ञानिक जो भिन्नताएं हैं और समाज की व्यवहारिक भिन्नताएं हैं उनको स्वीकार करना होगा और इसे ही लड़के और लड़कियों के लिए पाठ्यक्रम बनाने के लिए व्यवहारिक आधार हमें स्वीकार करना होगा। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि वे मान्यताएं और भावनाएं जो उत्पन्न हो वो आगे आवश्यक हैं और ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाए जिससे वर्तमान समय के जो जेंडर संबंधित भेदभाव है वो और अधिक हो जाए या उसमें वृद्धि हो जाए। इस समिति का कहना था कि यदि नए आधार के समाज का निर्माण करना है जिसकी हम 21वीं सदी में भारतीय समाज की कल्पना करते हैं, उसी आधार पर समाज का निर्माण करना है तो स्त्रियों को वास्तविक और प्रभावपूर्ण ढंग से पुरुषों के समान अवसर देने होंगे और साथ ही गृह विज्ञान विषय को स्वैच्छिक विषय के रूप में लागू किए जाने की बात कही गई। संगीत, कला आदि विषयों की व्यवस्था किए जाने की बात समिति ने कही और साथ ही तार्किक विषयों जैसे विज्ञान, गणित आदि के अध्ययन के लिए स्त्रियों को मुख्य रूप से प्रेरित किए जाए कि ये जो तार्किक विषय है इनमें महिलाएं रुचि लें और पाठ्यक्रम के रूप में इसका चयन करें। देखते हैं इसके बाद की एक महत्वपूर्ण और समिति है उसके बारे में देख लेते हैं। भक्त वत्सलम समिति। राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद जो है उसने मद्रास राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भक्त वत्सलम की अध्यक्षता में 1963 में एक समिति का गठन किया जिसने लड़कियों की शिक्षा के संबंध में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनता है उसके सहयोग के अभाव के कारणों की क्या क्या कारण हैं उनकी जांच
की तथा अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं वो इस प्रकार से है कि विवाहित स्त्रियों को कम से कम पार्ट टाइम अध्यापकों और स्कूल मदर्स के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए तथा लड़कियों की शिक्षा के प्रति जो विरोधी भावना है उसको समाप्त करने के लिए पर्याप्त प्रचार करने में जनता के सहयोग की समिति ने मांग की। यानी महिला और जो बालिका है उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए जो शादीशुदा महिलाएं उनको कम से कम पार्ट टाइम ही हो एक अध्यापकों के रूप में काम करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। और अगली सिफारिश थी कि प्रचार कार्यक्रमों जैसे कि रेडियो द्वारा है ना, टीवी द्वारा, पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग करके राज्य सरकार स्त्री शिक्षा के प्रति एक सामान्य जनमत बनाए। साथ ही राज्य सरकारों का ये लक्ष्य होना चाहिए कि सभी जो प्राथमिक स्कूल हैं उनमें अध्यापिकाएं नियुक्त की जाए, यानी अध्यापिकाओं की नियुक्ति ज़्यादा से ज़्यादा हो। और सह शिक्षा वाले जो स्कूल है कोएड स्कूल्स उनमें भी अधिक से अधिक महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। अधिक महिला शिक्षकों की नियुक्ति से जो सह शिक्षा वाले स्कूल्स हैं उनमें बच्चों को भेजने के लिए अभिभावकों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण हम देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद 1964 में गठित की गई थी भारत सरकार द्वारा। और इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्त्री शिक्षा है उसको संगठित करने के प्रयास के रूप में गठित किया गया। इस समिति के कार्यों का निर्धारण इस प्रकार किया गया, जो बालिका शिक्षा के लिए जन सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, साथ ही बालिका शिक्षा के लिए जो निजी सहयोग से विद्यालयों की स्थापना करना, विद्यालयों का निर्माण एवं रखरखाव किस प्रकार करना है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापिकाओं एवं छात्रों के जो आवास है या हॉस्टल है उसका प्रबंधन करना, साथ ही छात्राओं के लिए पाठ्य सामग्री जो स्कूल यूनिफॉर्म्स है आदि की व्यवस्था करना, साथ ही जो ग्रस्त महिलाएं हैं हाउसवाइफ उनको शिक्षा से किस प्रकार से जोड़ा जाए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए भी प्रयास करना होगा। साथ ही जिला स्त्री शिक्षा समितियां और महिला मंडलों की स्थापना हेतु एक जनमानस में एक जनमत तैयार करना होगा। ये सारी बातें जो है राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद 1964 द्वारा कही गई। और आगे की क्लास में हम इसको और विस्तार से देखेंगे और कौन कौन सी समितियां हैं। तब तक थैंक यू।